रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। मिर्ची प्रेजेंट्स सरहद से आजाद मंटो। अब सुनिए मंटो का एक मशहूर अफसाना 10 रुपए, नंदिता दास की आवाज में, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा। वो गली के उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और उसकी माँ उसे चाली यानी बड़े मकान जिसमें कई मंजिलें और कई छोटे छोटे कमरे होते हैं वहां ढूंढ रही थी। किशोरी को अपनी खोली में बिठाकर और बाहर वाले से काफी चाय लाने के लिए कहकर वो इस चाली की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी। घर जाने वो कहाँ मर गई थी। संडास के पास जाकर भी उसने आवाज दी, ए सरिता सरिता, मगर वो तो चाली में थी ही नहीं। और जैसा कि उसकी मां समझ रही थी, अब उसे पेचिश की शिकायत भी नहीं थी। दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था और वो बाहर गली के उस नुक्कड़ पर जहां कचरे का ढेर पड़ा रहता है छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और हर किस्म के फिक्र से आजाद थी। उसकी मां बहुत फिक्रमंद थी। किशोरी अंदर खोली में बैठा था और जैसे कि उसने कहा था, 2 सेठ बाहर बड़े बाजार में मोटर लेकर खड़े थे, लेकिन सरिता कहीं गायब हो गई थी। मोटर वाले सेठ हर रोज तो आते नहीं, ये तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में 1-2 बार मोटी आसामी ले आता है, वरना ऐसे गंदे मोहल्ले में जहां पान की पीकों और जली हुई बीड़ियों की मिली जुली बू से किशोरी घबराता है, सेठ लोग कैसे आ सकते हैं। किशोरी चूंकि होशियार है इसलिए वो किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाया करता है और उन लोगों से कह दिया करता है कि साहब लोग, आजकल जमाना बड़ा नाजुक है, पुलिस के सिपाही हर वक्त घात में लगे रहते हैं। अब तक 200 धंधा करने वाली छोकरियां पकड़ी जा चुकी हैं। कोर्ट में मेरा भी एक केस चल रहा है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। कहाँ मर गई सरिता? सरिता की माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामधुई बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी। उससे सरिता की माँ ने पूछा, ये तूने सरिता को कहीं देखा है? जाने कहां मर गई है। बस आज मुझे मिल जाए तो 4 चोटकी मार दूं कि बंद बंद ढीला हो जाए। लोठा की लोठा हो गई है, पर सारा दिन लौंडों के साथ कतकड़े लगाती रहती है। ए सरिता! रामदुई बीड़ियों के पत्ते काटती रही और उसने सरिता की माँ को जवाब न दिया। दरअसल रामदुई से सरिता की माँ ने कुछ पूछा ही नहीं था। कहाँ मर गई? वो यूं ही बड़बड़ाती हुई उसके पास से गुजर गई, जैसे कि उसका आम दस्तूर था। हर दूसरे तीसरे दिन उसे सरिता को ढूंढना पड़ता था और रामदुई को, जो कि सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफेद धागे लपेटती रहती थी, मुखातब करके यही अल्फाज दोहराया करती थी। एक और बात वो चाली की सारी औरतों से कहा करती थी, मैं तो अपनी सरिता का किसी बाबू से ब्याह करूंगी, इसीलिए तो उससे कहती हूँ कि कुछ पढ़ लिख ले। यहाँ पास ही के स्कूल म्युनिसिपालिटी ने खोला है, सोचती हूँ इसी में सरिता का दाखिला करा दूं। बहन, उसके पिता को बड़ा शौक था कि मेरी लड़की लिखी पढ़ी हो। इसके बाद वो एक लंबी आह भरकर आमतौर पर अपने मरे हुए शौहर का किस्सा छेड़ देती थी, जो चाली की हर औरत को ज़बानी याद था। रामदुई से अगर आप पूछें कि अच्छा, जब सरिता का बाप जो रेलवाई में काम करता था, बड़े साहब ने गाली दी तो क्या हुआ, तो रामदुई फौरन आपको बता देगी कि सरिता के बाप के मुंह में झाग भर आया और वो साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं, तुम मुझ पर रोब नहीं जमा सकते। देखो, अगर फिर गाली दी तो ये दोनों जबड़े हलक के अंदर कर दूंगा।
बस फिर क्या था, साहब ताव में आ गया और उसने एक और गाली सुना दी। इस पर सरिता के बाप ने गुस्से में आकर साहब की गर्दन पर धूल जमा दी और उसका टोप 10 गज पर जा गिरा और उसको दिन में तारे नजर आ गए। मगर फिर भी वो बड़ा आदमी था। आगे बढ़कर उसने सरिता के बाप के पेट में अपने फौजी बूट से इस जोर की ठोकर मारी कि उसकी तली फट गई और वही लाइनों के पास गिरकर उसने जान दे दी। सरकार ने साहब पर मुकदमा चलाया और पूरे 500 रुपए सरिता की मां को उससे दिलवाए, मगर किस्मत बुरी थी। उसको सट्टा खेलने की चाट पड़ गई और 5 महीने के अंदर अंदर सारा रुपया बर्बाद हो गया। सरिता की मां की जबान पर हर वक्त ये कहानी जारी रहती थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये सच है या झूठ। 40 में से किसी आदमी को भी सरिता की मां से हमदर्दी न थी, शायद इसलिए कि वो सबके सब खुद हमदर्दी के काबिल थे। कोई किसी का दोस्त नहीं था। इस बिल्डिंग में अक्सर आदमी ऐसे रहते थे जो दिन भर सोते थे और रात को जागते थे, क्योंकि उन्हें रात को पास वाली मिल में काम पर जाना होता था। इस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे से दिलचस्पी न थी। 40 में करीब करीब सब लोग जानते थे कि सरिता की मां अपनी जवान बेटी से पेशा कराती है, लेकिन चूंकि वो किसी के साथ अच्छा बुरा सुलूक करने के आदी न थे, इसीलिए सरिता की मां को झुठलाने की कोई कोशिश न करता था। जब वो कहा करती थी, मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। अलबत्ता एक रोज सुबह सवेरे नल के पास जब तुकाराम ने सरिता को छेड़ा तो सरिता की मां बहुत चीखी चिल्लाई थी, इस मुए गंजे को तू संभाल के क्यों नहीं रखती? परमात्मा करे दोनों आंखों से अंधा हो जाए, जिनसे इसने मेरी कुंवारी बेटी की तरफ बुरी नजर से देखा। सच कहती हूँ, एक रोज ऐसा फसाद होगा कि इस तेरी सौगात का मारे जूतों से सर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, यहाँ उसे भले मासूम की तरह रहना होगा, सुना? और ये सुनकर तुकाराम की महंगी बीवी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई। खबरदार मोई चिड़ी, जो तूने एक लफ्ज भी और जबान से निकाला, ये तेरी देवी तो होटल के छोकरों से भी आंख मिचौली खेलती है, और तू क्या हम सबको अंधा समझती है? क्या हम सब नहीं जानते कि तेरे घर में नित नए बाबू किस लिए आते हैं? और ये तेरी सरिता आए दिन बन संवर कर बाहर क्यों जाती है? बड़ी आई इज्जत आबरू वाली, जा जा दूर दफा हो यहां से। तुकाराम की महंगी बीवी के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी, लेकिन ये बात खास तौर पर सब लोगों को मालूम थी कि घासलेट वाला तेल देने के लिए आता है तो उसे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया करती है। चुनाचे सरिता की मां ने इस खास बात पर बहुत जोर दिया। वो बार बार नफरत भरे लहजे में उससे कहती, वो तेरा यार घासलेट, 2-2 घंटे उसे खोली में बिठाकर क्या तो उसका घासलेट सूंघती रहती है। तुकाराम की बीवी से सरिता की मां की बोलचाल ज्यादा देर तक बंद न रही थी, क्योंकि एक रोज सरिता की मां ने रात को अपनी इस पड़ोसन को घुप अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था। और दूसरे ही रोज तुकाराम की बीवी ने जब वो रात को पानी धोने की तरफ आ रही थी, सरिता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ मोटर में बैठ देख लिया। चुनाचे इन दोनों का आपस में समझौता हो गया था। इसीलिए सरिता की मां ने तुकाराम की बीवी से पूछा, तूने कहीं सरिता को तो नहीं देखा? तुकाराम की बीवी ने भैंगी आंख से गली के नुक्कड़ की तरफ देखा। वहां घूरे के पास पटवारी की लौंडियों के साथ खेल रही है। फिर उसने आवाज धीमी करके उससे कहा, अभी अभी किशोरी ऊपर गया था, तुझसे मिला? सरिता की मां ने इधर उधर देखा और हौले से कहा, ऊपर बिठाई हूं, पर ये सरिता हमेशा वक्त पर कहीं गायब हो जाती है। कुछ सोचती नहीं, बस दिन भर खेल कूद चाहिए इसे। ये कहकर वो घूरे की तरफ बढ़ी और जब सीमेंट की बनी हुई मोतरी
यानी पेशाबगाह के पास आई तो सरिता फौरन उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर उदासी के आसार पैदा हो गए। माँ, जब उसकी माँ ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर कहा, चल घर में चल के मत, तुझे तो सिवाय उछल कूद के और कोई काम नहीं। फिर रास्ते में उसने हौले से कहा, किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाले सेठ को बुलाया है, चल तू भाग के ऊपर चल और जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वो नीली जारजेट की साड़ी पहन और देखिए तेरे बाल भी बहुत बुरी तरह बिखर रहे हैं, तू जल्दी तैयार हो, कंघी मैं कर दूंगी। ये सुनकर कि मोटर वाले सेठ आए हैं, सरिता बड़ी खुश हो गई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी कि उस मोटर से थी। मोटर की सवारी उसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फर्राटे भरती, खुली खुली सड़कों पर चलती और उसके मुंह पर हवा के तमाचे पड़ते तो उसके दिल में एक नाकाबिले बयां खुशी उबलना शुरू हो जाती। मोटर में बैठकर उसको हर शय एक हवाई चक्कर दिखाई देती और समझती कि वो खुद एक बगुला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है। सरिता की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बरस की होगी, मगर उसमें भनपा 13 बरस की लड़कियों का सा था। औरतों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऊट-पटांग खेलों में मसरूफ रहती, ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही ना हो। मिसाल के तौर पर वो गली के काले खुरदुरे फर्श पर खरिया मिट्टी से लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी और इस खेल में वो इस संजीदगी से मसरूफ रहती थी जैसे सड़क पर ये टेढ़ी बंगी लकीरें अगर न खींची गई हो तो आना जाना बंद हो जाएगा। और फिर खोली से पुराने टाट उठाकर वो अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कई कई घंटों उनको फुटपाथ पर झटकने, साफ करने, बिछाने और उन पर बैठने के गैर दिलचस्प खेल में मशगूल रहती थी। सरिता खूबसूरत नहीं थी, रंग उसका गेहुआ था पर कालेपन की तरफ। बंबई के उमस भरे मौसम की वजह से उसके चेहरे की जिल्द हर वक्त चिकनी रहती थी और पतले पतले होठों पर जो चीकू के छिलके दिखाई देते थे हर वक्त थोड़ी सी लर्जिश तारी रहती थी। ऊपर के होंठ पर पसीने की 3-4 नन्ही नन्ही बूंदें हमेशा कपकपाती रहती थी। उसकी सेहत अच्छी थी, गलाजत में रहने के बावजूद उसका जिस्म सिडौल और मुतनासिब था। ऐसा मालूम होता था कि उस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है जिसने बाकी ताकतों को दबा के रख दिया है। कद छोटा था जो उसकी तंदुरुस्ती में इजाफा करता था। सड़क पर फुर्ती से इधर उधर चलते हुए जब उसकी मैली घघरी ऊपर को उठ जाती तो कई राह चलने वाले मर्दों की निगाहें उसकी पिंडुलियों की तरफ उठ जाती थी जिनमें जवानी की वजह से ताजा रंदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसी चमक दिखाई देती थी। इन पिंडलियों पर जो बालों से बिल्कुल बेनयाज थी, पोरों के नन्हे नन्हे निशान देखकर उन संतरों के छिलके याद आ जाते थे जिनके छोटे छोटे खलियों में तेल भरा होता है और जो थोड़े से दबाव तो फव्वारों की तरह ऊपर उठकर आंखों में घुस जाते हैं। सरिता की बाहें भी सिडौल थी, बाल बड़े घने और लंबे थे, इनमें से खोपरे की तेल की बू आती रहती थी। एक मोटे कोड़े के मानिंद उसकी चोटी पीठ पर थपकती रहती थी। सरिता अपने बालों की लंबाई से खुश नहीं थी क्योंकि खेल कूद के दौरान में उसकी चोटी उसे बड़ी तकलीफ दिया करती थी और उसे मुख्तलिफ तरीकों से उसको काबू में रखना पड़ता था। सरिता का दिलो दिमाग हर किस्म के फिक्र से आजाद था। दोनों वक्त उसे खाने को मिल जाता था। उसकी माँ घर का सब काम काज करती थी। सुबह को सरिता 2 बाल्टियां भर कर अंदर रख देती और शाम को हर रोज लैंप में 1 पैसे तेल भरवा लाती।
कई बरसों से वो ये काम बड़ी बाकायदगी से करती थी। चुनाचे शाम को आदतन खुद ब खुद इसका हाथ उस प्याले की तरफ बढ़ता जिसमें पैसे पड़े रहते थे और लैंप उठाकर वो नीचे चली जाती। कभी कभी यानी महीने में 4-5 बार जब किशोरी सेठ लोगों को लाता था तो उनके साथ होटल में या बाहर अंधेरे मुकामों पर जाने को वो तफरीह ख्याल करती थी। उसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर ही नहीं किया था। शायद ये समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घर में भी किशोरी जैसे आदमी आते होंगे और उनको सेठ लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता होगा और वहाँ रात को वर्ली के ठंडे ठंडे बेंचों पर या जुहू की गीली रेत पर जो कुछ होता है सबके साथ होता होगा। चुनांचे उसने एक बार अपनी माँ से कहा था, माँ अब तो शांता भी काफी बड़ी हो गई, उसको भी मेरे साथ भेज दो ना। ये सेठ जो अब आए हैं उबले अंडे खाने को दिया करते हैं और शांता को अंडे बहुत भाते हैं। उस पर उसकी माँ ने बात गोल मोल कर दी थी। हाँ हाँ, किसी रोज उसको भी तुम्हारे साथ भेज दूंगी, उसकी माँ पूना से वापस तो आ जाए। और सरिता ने दूसरे रोज ही शांता को जब वो संडास से निकल रही थी ये खुशखबरी सुना दी, तेरी माँ पूना से आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा, तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। और उसके बाद सरिता ने उसको रात की बात कुछ इस तरीके से सुनाना शुरू की थी जैसे उसने एक ही प्यारा सपना देखा है। शांता को, जो सरिता से 2 बरस छोटी थी, ये बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे उसके सारे जिस्म में नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हैं। सरिता की सब बातें सुनकर भी उसको तसल्ली नहीं हुई और उसका बाजू खींचकर उसने कहा, चल नीचे चलते हैं, वहां बातें करेंगे। और नीचे उस मोत्री के पास जहां गिरधारी बनिया ने बहुत से टाटों पर खोपरे के मैले टुकड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे, वहां दोनों देर तक कपकपी करने वाली बातें करते रही। उस वक्त भी जबकि सरिता धोती के पर्दे के पीछे नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन रही थी, कपड़े के छुअन से ही उसके बदन पर गुदगुदी हो रही थी और मोटर की सैर के ख्याल उसके दिमाग में परिंदों की सी फड़फड़ाहटें पैदा कर रहा था। अब के बार सेठ कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा, ये और इसी किस्म के और सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। अलबत्ता जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने 1-2 मर्तबा ये जरूर सोचा था कि ऐसा ना हो कि मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर ठहर जाए और एक बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दे और उसका दम घुटना शुरू हो जाए। उसे होटलों के बंद कमरे पसंद नहीं थे जिनमें आम तौर पर लोहे की 2 चारपाइयां उस तौर बिछी होती थी, गोया उन पर जी भर के सोने की इजाजत भी नहीं थी। जल्दी जल्दी उसने जॉर्जेट की साड़ी पहनी और उसकी शिकने दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई। किशोरी, जरा देखो पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का इंतजार किए बगैर वो लकड़ी के उस टूटे हुए बक्से की तरफ बढ़ी जिसमें उसने जापानी सुर्खी रखी हुई थी। एक धुंधले आईने को खिड़की की सलाखों पर अटकाकर उसने दोहरी होकर अपने गालों पर पाउडर लगाया और सुर्खी लगाकर जब वो बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुराकर किशोरी की तरफ तारीफ पाने की निगाहों से देखा। शोख रंग की नीली साड़ी में होठों पर बेतरतीबी से सुर्खी की धड़ी जमाए और सांवले गालों पर प्याजी रंग का पाउडर मले वो मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हुई जो दिवाली पर खिलौने बेचने वालों की दुकान में सबसे ज्यादा नुमाया दिखाई देता है। इतने में उसकी माँ आ गई। इसने जल्दी जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बिटिया, अच्छी अच्छी बातें करना और जो कुछ वो कहें मान लेना। ये सेठ जो आए हैं ना, बड़े आदमी हैं, मोटर उनकी अपनी है। फिर किशोरी से मुखातब होकर कहा, अब तू जल्दी से ले जा इसे, बेचारे कब से खड़े राह देख रहे होंगे।
बाहर बड़े बाजार में, जहां एक कारखाने की लंबी दीवार दूर तक चली गई है, एक पीले रंग की मोटर में 3 हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखे किशोरी का इंतजार कर रहे थे। वो मोटर आगे ले जाते, मगर मुसीबत ये थी कि दीवार दूर तक चली गई थी और उसके साथ ही पेशाब का सिलसिला भी। जब गली के मोड़ से उस नौजवान को, जो मोटर का हैंडल थामे बैठा था, किशोरी नजर आया, तो उसने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, लो भाई आ गए, ये है किशोरी। और उसने मोटर की तरफ निगाहें जमाए रखी। ये तो बिल्कुल ही छोटी लड़की है, जरा तुम भी देखो ना। अरे भाई वो नीली साड़ी में। जब किशोरी और सरिता दोनों मोटर के पास आ गए तो पिछली सीट पर 2 नौजवान बैठे थे। उन्होंने दरमियान में से अपने हैट वगैरह उठा लिए और जगह खाली कर दी। किशोरी ने आगे बढ़ के मोटर के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला और फुर्ती से सरिता को अंदर दाखिल कर दिया। दरवाजा बंद करके किशोरी ने उस नौजवान से, जो मोटर का हैंडल थामे था, कहा, माफ कीजिएगा, देर हो गई। ये बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई थी तो नौजवान ने मुड़कर सरिता की तरफ देखा और किशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन देखो। सरक कर मोटर की इस खिड़की में से उसने अपना सर बाहर निकाला और हौले से किशोरी के कान में कहा, शोर वोर तो नहीं मचाएगी ना? किशोरी ने उसके जवाब में अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सेठ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर उस नौजवान ने जेब से 2 रुपए निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए। जाओ ऐश करो। किशोरी ने सलाम किया और मोटर स्टार्ट हुई। शाम के 5 बजे थे। बंबई के बाजारों में गाड़ियों, ट्रामों, बसों और लोगों की आमद और रफ्त बहुत ज्यादा थी। सरिता खामोशी से 2 आदमियों के बीच में दुबकी बैठी रही। बार बार अपनी रानों को जोड़कर ऊपर हाथ रख देती और कुछ कहते कहते खामोश हो जाती। वो दरअसल मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती थी, सेठ, जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, मेरा तो यूं दम घुट जाएगा। बहुत देर तक मोटर में किसी ने एक दूसरे से बात न की। मोटर वाला मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान अपनी उचकनों में वो परेशानी छुपाते रहे जो पहली दफा एक नौजवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसी नौजवान लड़की जो कुछ अरसे के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वो बिला खौफ छेड़छाड़ कर सकते थे। वो नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बंबई में कयाम पजीर था और सरिता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में देख चुका था। उसकी पीली मोटर में मुख्तलिफ रंग व नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई खास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद के उसके 2 दोस्त आए थे। उनमें से एक, जिसका नाम शहाद था, जो बंबई में पूरी तरह सैर व तफरी करना चाहता था, इसलिए किफायत ने किशोरी के जरिए से सरिता का इंतजाम कर दिया था। दूसरे दोस्त अनवर से किफायत ने कहा, भाई तुम्हारे लिए भी एक रहे तो क्या हर्ज है, मगर इसमें चूंकि अखलाकी कुव्वत कम थी, इसलिए शर्म के मारे वो ये न कह सका कि हाँ भाई मेरे लिए भी एक रहे। किफायत ने सरिता को पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि किशोरी बहुत देर के बाद ये नई छोकरी निकाल कर लाया था, लेकिन इस नएपन के बावजूद उसने अभी तक इससे दिलचस्पी न ली थी। शायद इसलिए कि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता था। मोटर चलाने के साथ साथ वो सरिता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था। जब शहर खत्म हो गया और मोटर साइड रोड पर चलने लगी तो सरिता उछल पड़ी। वो दबाव जो अब तक उसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंकों और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा लिया और सरिता के अंदर बिजलियां सी दौड़ गई। वो सरता पा हरकत बन गई। उसकी टांगे थिरकने लगी
बाजू नाचने लगे, उंगलियां कपकपाने लगी और वो अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों को दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी। अब अनवर और शहाब आराम महसूस कर रहे थे। शहाब ने, जो सरिता पर अपना हक समझता था, हौले से अपना बाजू उसकी कमर पर हाइल करना चाहा। एकदम सरिता को गुदगुदी उठी। तड़प कर वो अनवर पर जा गिरी और पीली मोटर की खिड़कियों में से दूर तक सरिता की हंसी बहती गई। शहाब ने जब एक बार फिर उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो सरिता दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर एक कोने में दुबका रहा और मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। शहाब के दिलो दिमाग में शोक रंग भर गए। उसने किफायत से कहा, अल्लाह बड़ी करारी लौंडिया है। ये कहकर उसने जोर से सरिता की रान में चुटकी भरी। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का हौले से कान मरोड़ लिया, इसलिए कि वो उसके बिल्कुल पास था। मोटर में कहकहे उबलने लगे। किफायत बार बार मुड़ मुड़ कर देखता था। हालांकि उसे अपने सामने छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा था, कहकहों के जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार भी तेज कर दी। सरिता का जी चाहा कि बाहर निकलकर मोटर के मुंह पर बैठ जाए, जहां लोहे की उड़ती हुई परी लगी थी। वो आगे बढ़ी। शहाब ने उसे छेड़ा। सौ संभलने की खातिर उसने किफायत के गले में अपनी बाहें हायल कर दी। किफायत ने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ चूम लिए। एक सनसनी सी सरिता के जिस्म में दौड़ गई और फांद कर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और उसकी टाई से खेलना शुरू कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने किफायत से पूछा। मेरा नाम? किफायत ने पूछा। मेरा नाम किफायत है, ये कहकर उसने 10 रुपए का नोट उसके हाथ में दे दिया। सरिता ने उसके नाम की तरफ कोई तवज्जो न दी और नोट अपनी चोली में अड़स कर बच्चों की तरह खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। उस वक्त सरिता को हर शय अच्छी नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि जो बुरे भी हैं अच्छे हो जाएं और फिर ऐसा हो कि मोटर तेज दौड़ती रहे और हर शय हवाई बगुला बन जाए। एकदम उसका जी चाहा कि वो गाए। चुनाचे उसने किफायत की टाई से खेलना बंद करके गाना शुरू कर दिया। तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। कुछ देर ये फिल्मी गीत गाने के बाद सरिता एकदम पीछे मुड़ी और अनवर को खामोश देखकर कहने लगी, तुम क्यों चुप बैठे हो? कोई बात करो, कोई गीत गाओ। ये कहती हुई वो उचक कर पिछली सीट पर चली गई और शहाब के बालों में उंगलियों की कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाएं। तुम्हें याद है वो गाना जो देविका रानी ने गाया था? मैं बन की चिड़िया बन के बोलूं रे। देविका रानी कितनी अच्छी है। ये कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा, अशोक कुमार और देविका रानी पास पास खड़े थे। देविका रानी कहती थी, मैं बन की चिड़िया बन के बोलूं रे, और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सरिता ने गाना शुरू कर दिया, मैं बन की चिड़िया बन के बोलूं रे। शहाब ने भद्दी आवाज में गाया, मैं बन का पंछी बन के पन पन बोलूं रे। और फिर बाकायदा डुएट शुरू हो गया। मैं बन का पंछी बन के पन पन। किफायत ने मोटर का हॉर्न बजाकर ताल का साथ दिया।
सरिता ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैं बन की चिड़िया बन के बन बोलो रे। सरिता का बारीक सुर, शहाब की फटी हुई आवाज, हॉर्न की पोंपों, हवा की साए साए और मोटर के इंजन की फुरफुराहट, ये सब मिलजुल कर एक ऑर्केस्ट्रा बन गया। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था। इन सबको खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वो दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि खामखा उसने अपने को कैद कर रखा है। उसके सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाइयां ली और वो सरिता, शहाब और किफायत के शोर अफशा खुशी में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। इधर देना। गाते गाते सरिता ने अनवर के सर से उसका हैट उतार कर अपने सर पहन लिया और ये देखने के लिए कि उसके सर पर कैसा लगता है, उछक कर अगली सीट पर चली गई और नन्हे से आईने में अपना चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा कि क्या मोटर में वो शुरू ही से हैट पहने बैठा था। सरिता ने जोर से किफायत की मोटी रान पर तमाचा मारा। अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूं और कमीज पहनकर ऐसी टाई लगा लूं तो क्या पूरा साहब न बन जाऊं? ये सुनकर शहाब की समझ में न आया कि वो क्या करे। चुनाचे उसने अनवर के बाजुओं को झिंझोड़ दिया। अल्लाह, तुम निरे चुगत हो। और अनवर ने थोड़ी देर के लिए महसूस किया कि वो वाकई बहुत बड़ा चुगत है। किफायत ने सरिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? सरिता ने हैट के फीते को अपनी ठोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा, मेरा नाम सरिता है। शहाब पिछली सीट से बोला, सरिता, तुम औरत नहीं फुलझड़ी हो। अनवर ने कुछ कहना चाहा, मगर सरिता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। किफायत और शहाब के दिल में बेवक्त एक ख्वाहिश पैदा हुई कि ये मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोच रहा था कि वो चुगत नहीं है तो क्या है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। संसार के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सरिता के बाल जो उसकी चोटी की गिरफ्त से आजाद थे, यूं लहरा रहे थे जैसे गाढ़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा हो। वो खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था और अब अनवर भी खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत खत्म हो गया और सबको थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जो जोर से बारिश हो रही थी वो एकाएक थम गई है। किफायत ने सरिता से कहा, कोई और गीत गाओ। शहाब पिछली सीट से बोला, हाँ हाँ, एक और रहे, ये सिनेमा वाले भी क्या याद करेंगे। सरिता ने गाना शुरू कर दिया। मोरे आंगना में आए आली, मैं चाल चलूं मतवाली। मोटर भी मतवाली चाल चलने लगी। आखिरकार सड़क के सारे पेच खत्म हो गए और समुंदर का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समुंदर से आने वाली हवा हल्की हल्की ठंडी हो रही थी। मोटर रुकी। सरिता दरवाजा खोलकर बाहर निकली और साहिल के साथ साथ दूर तक बेमकसद दौड़ती चली गई। किफायत और शहाब भी इस दौड़ में शामिल हो गए। खुली फजा में बेपाया समुंदर के पास ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तले गीली गीली रेत पर सरिता समझ न सकी कि वो क्या चाहती है। उसका जी चाहता था कि वो बेवक्त फजा में घुल मिल जाए, समुंदर में फैल जाए
इतनी ऊंची हो जाए कि ताड़ के दरख्तों को ऊपर से देखे। साहिल की रेत की सारी नमी पैरों के जरिए से अपने अंदर जज्ब कर ले और फिर वही मोटर हो और वही उड़ाने, वही तेज तेज झोंके और वही मुसलसल पौ पौ। वो बहुत खुश थी। जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने लगे तो किफायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन ली। ठहरो, मैं डालती हूं। सरिता ने इस अंदाज में गिलास में बियर उंडेली कि झाग ही झाग पैदा हो गई। सरिता ये तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सांवले सांवले झागों में उसने अपनी उंगली खबोई और मुंह में डाल ली। जब कड़वी लगी तो बहुत बुरा मुंह बनाया। किफायत और शहाब बेइख्तियार हंस पड़े और जब दोनों की हंसी बंद हुई तो किफायत ने मुड़कर अपने पीछे देखा। अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गई और कुछ किफायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गई। सरिता गाती रही। अनवर ने एक बार उसकी तरफ देखा और ख्याल किया कि सरिता बियर की बनी हुई है। उसके सामने गाल समुंदर की नमी से गीले हो रहे थे। वो बेहद मसरूर थी। अब अनवर भी खुश था। उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समुंदर का सब पानी बियर बन जाए और वो इसमें गोते लगाए, सरिता भी डुबकियां लगाए। 2 खाली बोतलें लेकर सरिता ने एक दूसरे से टकरा दी। झनकार पैदा हुई और सरिता ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। किफायत, शहाब और अनवर भी हंसने लगे। हंसते हंसते सरिता ने किफायत से कहा, आओ मोटर चलाएं। सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर औंधी पड़ी रहीं और वो सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे। वही मुसलसल पौ पौ शुरू हो गई और सरिता के बाल फिर धुएं की तरह बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही। सरिता गाती रही। पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दरमियान सरिता बैठी थी। अनवर ऊँघ रहा था। सरिता ने शरारत से शहाब के बालों में कंघी करना शुरू की, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि वो सो गया। सरिता ने जब अनवर की तरफ रुख किया तो उसे वैसा ही सोया हुआ पाया। उन दोनों के बीच में से उठकर वो अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और आवाज दबाकर हौले से कहने लगी, आपके दोनों साथियों को सुलाई हूं, अब आप भी सो जाइए। किफायत मुस्कुराया। फिर मोटर कौन चलाएगा? सरिता भी मुस्कुराई। चलती रहेगी। देर तक किफायत और सरिता आपस में बातें करते रहे। इतने में वो बाजार आ गया जहां किशोरी ने सरिता को मोटर के अंदर दाखिल किया था। जब वो दीवार आई जिस पर यहां पेशाब करना मना है के कई बोर्ड लगे थे, तो सरिता ने किफायत से कहा, बस यहां रोक लो। मोटर रुकी। पेशतर इसके कि किफायत कुछ सोचने या कहने पाए, सरिता मोटर से बाहर थी। उसने इशारे से सलाम किया और चल दी। किफायत हैंडल पर हाथ रखे सारे वाकया को जहन में ताजा करने की कोशिश कर रहा था कि सरिता के कदम रुके। मुड़ी, चोली में से 10 रुपए का नोट निकालकर किफायत के पास सीट पर रख दिया। किफायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और पूछा, सरिता ये क्या? ये
ये रुपए मैं किस बात के लूं? कहकर सरिता फुर्ती से दौड़ गई और किफायत सीट के गद्द पर पड़े नोट की तरफ देखता रह गया। उसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। शहाब और अनवर भी नोट की तरह सो रहे थे।